तो हम लोगों ने इतिहास देख लिया, आधुनिक देख लिया। अब देखते हैं इस जनगणना से संबंधित हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ संविधान में कैसे क्या प्रावधान है। तो इसकी संवैधानिक स्थिति देखें इस जनगणना से संबंधित। तो हमें याद रखना है कि संवैधानिक स्थिति अगर देखें तो हम दो चीज़ देखेंगे। एक सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद का नाम है तो अनुच्छेद 246, और भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, उस अनुसूची का नाम है अनुसूची 7। अनुच्छेद 246 या अनुसूची 7 दोनों की अगर बात करें तो इनको मिलाने पर ही पढ़ा जाता है। इनके अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का? 3 सूचियों का उल्लेख है। उनमें से एक सूची का क्या नाम है? संघ सूची। क्या नाम है? संघ सूची। दूसरे का नाम है राज्य सूची। क्या नाम है? राज्य सूची। और जो हमारी तीसरी है उसका क्या नाम है? समवर्ती सूची। हमें ये याद रखना है कि हमारा जो जनगणना विषय है ये हमारा जनगणना विषय इस संघ सूची का हिस्सा है। इसीलिए जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की होती है। तो हमें याद रखना है कि जो जनगणना है हमारा ये किसका विषय है? संघ सूची। अंतर है दोस्त, जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए अनुच्छेद 44 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाला गया है। जो समान नागरिक संहिता है, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए राज्य भी नियम बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रावधान तो समवर्ती सूची, लेकिन देश में जनगणना से संबंधित प्रावधान तो संघ सूची। इस प्रकार से जो जनगणना शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है? संवैधानिक शब्द है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में भी है और अनुसूची 7 में भी है। और किस सूची में उल्लेखित है? संघ सूची में उल्लेखित है। अब देखते हैं अगला चार्ट, वो है आज़ाद भारत। इस आज़ाद भारत के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है कि 1951 में जब जनगणना हुई और आंकड़े आए कि देश की आबादी 36 करोड़ है और ये आबादी बहुत बड़ी आबादी थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार का सबसे पहला प्रयास ये था नेहरू जी का कि इस बढ़ती हुई आबादी को हमें कैसे भी करके नियंत्रित करना है, वरना ये बढ़ती हुई आबादी देश के विकास में क्या बनेगी? बाधा बनेगी। इसलिए इस बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रित करने के लिए नेहरू सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उसी को कहा जाता है परिवार नियोजन। और इस परिवार नियोजन की शुरुआत की गई 1952 में। तो हमें याद रखना है कि परिवार नियोजन की शुरुआत की गई 1952 में, और इस परिवार नियोजन की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने का टारगेट हमने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में ही ले लिया था, क्योंकि इन चीज़ों को हमारी सरकार ये समझती थी कि अगर आज इस समस्या का समाधान हमने अगर अभी से नहीं किया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो याद रखना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाया गया ये 1952 में चलाया गया। और याद रखना इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने वाला हमारा जो अपना भारत देश है ये दुनिया का सबसे पहला देश है। तो भारत दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए। और कब चलाया? 1952 में चलाया। फिर इसी क्रम में चीज़ें आगे बढ़ी और आगे ये बढ़ती हैं कि परिवार नियोजन के तहत जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य यही होगा कि हमें बढ़ते हुए जन्म दर को क्या करना है? रोकना है। हमें जनसंख्या वृद्धि को क्या करना है? रोकना है। तो ये सरकार के अपने ये उद्देश्य हुआ करते थे, तो उन उद्देश्यों को हमें नहीं देखना है। इसके बाद क्या होता है कि मामला आता है 1976 में, और 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति लागू की जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि देश की जो सबसे पहली जनसंख्या नीति लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1976 में। तो देश की पहली जनसंख्या नीति 1976 में लागू की गई थी। और सीधी सी बात है, इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। इसी जनसंख्या नीति में संशोधन किया जाता है 1980 के आसपास। और ये जो जनसंख्या नीति जो लाई जा रही है 1976 के आसपास, इसमें जब संशोधन किया गया 1980 के दौरान, तो इसमें कुछ बिंदु शामिल किए गए। जैसे पहला बिंदु ये शामिल किया गया कि हमें जन्म दर में क्या लानी है? कमी लानी है।
इसके अलावा इसी के अंतर्गत कहा गया है कि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि में भी क्या लानी है, कमी लानी है। इसके अलावा कहा गया है कि विवाह, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में भी हमें क्या लानी है, कमी लानी है। अभी हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा भी होगा कि भारत सरकार के द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र पहले 18 वर्ष हुआ करती थी, अब 21 वर्ष कर दिया गया था, क्योंकि समय समय पर यह मांग उठती थी कि एक तरफ आप अनुच्छेद 15-14 आप ये कहता है कि आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप ऐसी विधि बना रहे हैं कि जहाँ पर लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 और वही लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 आप निर्धारित कर रहे हैं। ये तो अपने आप में गलत है। तो सरकार ने हाल ही में लड़के और लड़कियों दोनों की विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी है, और 21 वर्ष निर्धारित करने के पीछे कई कारण हैं। एक पहला कारण है मेडिकल। अगर अल्प आयु में विवाह हो जाता है तो सीधी सी बात है कि जो महिला होती है, जो लड़की होती है, वो उसकी जो शारीरिक स्थिति होती है वो माँ बनने लायक नहीं होती है। परिणाम ये होता है कि विवाह जल्दी हो जाने की वजह से वो कम ही उम्र में माँ बन जाती है, और कम ही उम्र में माँ बनने की वजह से वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा होता है। तो परिणाम क्या होता है कि जन्म के उपरांत या तो माँ की मौत हो जाती है या तो बच्चे की मौत हो जाती है, और अगर बच्चा बच भी गया तो बच्चा कहीं ना कहीं कुपोषित होता है, वो कुपोषण का शिकार होता है। हाथ पैर बहुत दुबले होते हैं और पेट एकदम बाहर होता है, तो ऐसे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। तो एक तो ये मेडिकल कारण था। दूसरा था शिक्षा। अगर इनकी विवाह की उम्र बढ़ाई जाएगी तो सीधी सी बात है कि इन्हें पढ़ने का और क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। क्योंकि लड़कों में विवाह का मामला तो चलो ठीक ठाक है, वो घर में दबाव बनवा लेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियों पे क्या होता है कि अगर पारिवारिक दबाव बन गया तो फिर तो उनको हाँ करना है तो करना है। और हर घर में एक शख्स होते हैं जो विवाह कराने के लिए बहुत बेताब होते हैं, वो होते हैं घर के दादा और घर की दादी, ये पात्र होते हैं। इनके उम्र 80-90 साल है, ये अपन जिंदगी जी रहे हैं। इनका मानना यह है कि मरत मरत हम बहुरिया देखा चाहिए थे, ये मरत मरत दामाद देखा चाहती हैं। अब मान लो तुम देखा चाहते हो तो ऊपर से देख सकते हो, काहे लिए खूब जिंदगी दिक्कत कर रहे हो है। पता चला कि लड़की बेचारी पढ़ना चाह रही है लेकिन शादी कर दी गई, और फिर शादी के बाद शिक्षा बहुत दिक्कत करती है। फिर उसमें परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि वो पत्नी के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। सोचो बहू पढ़ रही हो और सास चाय बना रही हो, वो भी दिक्कत है। दिक्कत अभी घर में नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, चाची आ जाए, मिश्राइन चाची आ गई या शुक्लाइन चाची आ गई, वो देखें कि सास बर्तन मांज रही, बहुरिया पढ़ रही है, तो कहीं बच्ची आग ला गई, यही तरह की बहुरिया खमका गा कर एक है। बच्ची हम तो कक्षा 8 पास लो, हाथोया बनाई, खुद खाई और खवाई। बताओ पढ़ी लिखी ले आई, वो पढ़ी रही, काम कर रही, मरी जा रही हैं। एक ये भी मामला होता है। तो ये भारत में सामाजिक स्तर का थोड़ा मामला, आंदोलन चलाएंगे इसके लिए, हम सुधार होना चाहिए इसमें। तो ये प्रावधान किया गया कि विवाह की उम्र को क्या कर दिया जाए, जो लड़कियों की जो विवाह की उम्र बहुत न्यूनतम है, इस विवाह की उम्र में भी क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ये पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हमारी 1976 में आई थी, हमें ये याद रखना है। इसी क्रम में क्या होता है कि सरकार 1996 में एक मॉडल अपनाती है, और उस मॉडल को कहा जाता है काहिरा मॉडल। क्या कहते हैं, काहिरा मॉडल। काहिरा मिस्र की अपनी राजधानी है, और इसी मिस्र की राजधानी में ही काहिरा में दुनिया के देशों ने मिलकर अपना एक समझौता तैयार किया। काहिरा मॉडल ये कहता है कि उस देश की सरकार को अपनी देश की जनसंख्या को कम करने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए जनता पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि इंदिरा की सरकार में एक बार हुआ था। इंदिरा जी की सरकार ने अपने शासनकाल में उस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी अलग अलग नीतियां शुरू कर दी थी। उसका देश में बड़ा विरोध हुआ। परिणाम क्या हुआ कि सत्ता का परिवर्तन हो गया। इसीलिए आगे चलकर जब काहिरा मॉडल आया, और लगभग भारत क्या पूरे विश्व में काहिरा मॉडल लागू है, और भारत में लागू किया गया है 1996 में। ये मॉडल ये कहता है कि लोगों पर जबरन दबाव बनाकर उन्हें जनसंख्या नियंत्रित करने का दबाव ना बनाया जाए,
बल्कि उन्हें शिक्षित किया जाए। क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि हम दो हमारे कई नहीं, हम दो और हमारे दो। और फिर एक पॉलिसी आएगी, हम दो और हमारे एक। फिर एक पॉलिसी आई, नहीं खाली हम दो। फिर एक पॉलिसी आई, हम करबे न करब। ठीक समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे ये मामला आएगा। तो ये मतलब या काहिरा मॉडल में नहीं है, इसको याद रखिएगा। काहिरा मॉडल में केवल इतना है कि पब्लिक पर दबाव न बनाया जाए, दबाव बनाकर जनसंख्या को सरकार नियंत्रित न करे, बल्कि पब्लिक को क्या करे? शिक्षित करे। और पब्लिक अगर शिक्षित हो गई तो अपने आप चीज़ों को समझेंगे, तो वो हम दो हमारे कई ना होकर हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी होगी। तो ये इसी को काहिरा मॉडल कहा जाता है। और फिर इसी क्रम में होता क्या है कि अगला कार्यक्रम ये बनता है कि फरवरी 2000 में, इस फरवरी 2000 में देश की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आती है। तो देश की जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, देश की जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आती है वो आती है फरवरी 2000 में। तो हमें ये याद रखना है कि फरवरी 2000 में हमारी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आती है। और इस नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आने के बाद ही इसी क्रम में मई 2000 में, 15 मई 2000 था, मई 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना, ये बनता है मई 2000 में, और नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आती है फरवरी 2000 में। और जो एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया, इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का कहा गया है कि जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होगा। आगे चलकर लगभग 2005 के आसपास देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन जी हुआ करते थे। तो मनमोहन जी ने इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन भी किया था। इसमें कुछ बदलाव भी किए थे कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी अन्य सदस्य भी होंगे। तो सदस्य से मामला कुछ नहीं आता है कभी किसी पेपर में। आपको ये क्रम याद रखना है कि जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई है वो फरवरी 2000 में आई है, और जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना है वो मई 2000 में बना है। और इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होगा हमारा प्रधानमंत्री। इसी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के द्वारा ये भी कहा गया कि एक बनाया जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या, इसी क्रम में एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का गठन किया गया, और ये बनाया गया 2003 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की जो स्थापना की गई, एक फंड की स्थापना की गई, और ये बनाया गया 2003 में। और कहा गया कि इस राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का जो अध्यक्ष होगा, पदेन जो अध्यक्ष होगा, वो प्रधानमंत्री ही होगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष का भी अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी अध्यक्ष होता है। तब से लेकर आज तक चीज़ें होती रही हैं, और इसी में धीरे आगे पीछे न कहीं बदलाव होते रहे हैं। तो जनगणना से जुड़े हुए जो अन्य प्रावधान हैं, उन अन्य प्रावधानों में हम लोगों ने सबसे पहले संवैधानिक स्थिति देखी, और संवैधानिक स्थिति में हम लोगों ने देखा एक अनुच्छेद 246 और एक देखा अनुसूची 7। इस अनुच्छेद 246 और इस अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची कहते हैं। इसी संघ सूची के अंतर्गत जनगणना शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब ये हुआ कि जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है। किसकी है? भारत सरकार की है। लेकिन हमें ये याद रखना कि जनसंख्या जो नियंत्रण शब्द है वो किस में है? समवर्ती सूची में है। अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अलग से केंद्र भी विधि बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। केंद्र के पास भी अधिकार है और राज्य के पास भी अधिकार है। इसके अलावा हम लोगों ने जनगणना के से जुड़े और कार्यक्रम देखे कि आज़ाद भारत में कैसे क्या मामले हुए। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले 1952 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। ये याद रखना, हमारा जो अपना भारत देश है ये विश्व का पहला ऐसा देश है जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत करता है। 1952 में करता है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करता है,
और इस परिवार नियोजन का उद्देश्य था कि इस बढ़ती हुई आबादी को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है, वरना ये हमारे देश के विकास में क्या होगी, बाधा उत्पन्न करेगी। इसी क्रम में 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति आई। तो हमें याद रखना है, देश की जो पहली जनसंख्या नीति आई वो कब आई, 1976 में आई। और इस नीति में ये कहा गया है कि हमें अपने जन्मदर को कम करना है और जनसंख्या वृद्धि को भी क्या करना है, नियंत्रित करना है, और विवाह की जो न्यूनतम आयु है उस न्यूनतम आयु में हमें वृद्धि करनी है। और भी कई प्रावधान थे, जो मेन है वो हमने आपको बता दिया। इसी क्रम में 1996 में देश में काहिरा मॉडल लागू किया गया। काहिरा मॉडल जो है वो जनसंख्या नियंत्रित से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। काहिरा मॉडल का संबंध जनसंख्या के नियंत्रण से है। काहिरा मॉडल कहता है कि किसी भी देश की सरकार अपनी जनता पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए दबाव ना बनाए, बल्कि वो लोगों को क्या करे, शिक्षित करे। तो शिक्षित लोग अपने आप इस जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए सरकार का सहयोग करेंगे। इसके बाद फरवरी 2000 में, ये फरवरी 2000 है, फरवरी 2000 में हमारी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। तो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हमारी कब आती है, फरवरी 2000 में आती है। और इसी क्रम में मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि फरवरी 2000 में जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, जो लागू की गई, ये कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। और उस कमेटी के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। तो MS स्वामीनाथन की कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर सरकार ने फरवरी 2000 में अपनी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की थी। और फिर ये कहा गया कि इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। इसी क्रम में एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई और इसका गठन किया गया 2003 में। और ये कहा गया कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो इस कोष का पदेन क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो हमने आपको जनगणना से जुड़े जो मामले बताए, सबसे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के अंतर्गत देखे, फिर हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में क्या प्रावधान है ये देखा, फिर हम लोगों ने आधुनिक भारत में क्या प्रावधान था ये देखा, फिर हम लोगों ने संविधान की संवैधानिक स्थिति क्या है ये हमने देखा, फिर हम लोगों ने आज़ाद भारत के बारे में देखा कि आज़ाद भारत में अब तक में कैसे क्या क्या प्रावधान हुए, ये उससे जुड़े हुए कार्यक्रम थे। तो इन चीज़ों को हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं इसको। खींच लिए, एक लास्ट है, लास्ट देख लेते हैं हम लोग। खींच लिए 176। और नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई, फरवरी 2006। कब लागू हुई, फरवरी 2006। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। और अगर हम आपको एक प्रश्न दें पेपर में, लिखिए जरा एक प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम के आधार पर, निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम के आधार पर सही क्रम व्यवस्थित करें। निम्नलिखित घटनाओं का उनके कालक्रम के आधार पर सही क्रम व्यवस्थित करें। सही क्रम व्यवस्थित करें। नंबर 1 लिखिएगा, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लागू होना। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लागू होना। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लागू होना। नंबर 2, भारत की पहली नियमित जनगणना। भारत की पहली नियमित जनगणना। भारत की पहली नियमित जनगणना। नंबर 3, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। नंबर 4, परिवार नियोजन की शुरुआत। परिवार नियोजन की शुरुआत। और नंबर 5, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता
कोष की स्थापना, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना। तो इनका क्रम व्यवस्थित करें आप लोग। क्या आंसर आया? आंसर क्या आया? 2 4 3 5 1। ये आंसर आया सभी लोगों का? कुछ बदलाव? अच्छा 24 135, 24 135 चलेगा, हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या लिखा है? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब? फरवरी 2000। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? नियमित जनगणना कब? 1881। फिर नंबर 3 किसका? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन मई 2000, मई 2000। फिर अगला 1952, 1952। और शायद लास्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना, और कब हुई है? 2003। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न हम लोगों से पेपरों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे केवल इन तीनों को याद रखो। पहले नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आएगी, फिर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन होगा, फिर राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की क्या होगी? स्थापना होगी। चाहे इसको ऑप्शन से याद रखो और चाहे आप ऐसे भी इनका क्रम याद रखो। और ये जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, ये एम.एस. स्वामीनाथन, ये एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पे क्या की गई थी? बनाई गई थी। एक अगला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ बड़ा नहीं लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये है कि जनसंख्या, इसको देखते हैं क्या देखना है हम लोगों को। इसमें डायरेक्ट मिलान कराने के लिए आता है। जनगणना के साथ जनसंख्या वृद्धि के दशक, जनगणना के साथ जनसंख्या वृद्धि के दशक। तो जनगणना के साथ जनसंख्या वृद्धि के दशक देखने हैं। तो पहली जनगणना हम लोगों ने की कब? 1881 में। और ये 1881 से 1921, ये तो 1881 से 1921 के बीच में अगर हम लोगों ने देखा कि इस समय हमारे यहाँ जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, ये दोनों बराबर बने हुए थे। जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी। तो एक पूरा ये 1881 से 1921 4 चरणों में बांटा गया है इसे। कितने? 4। तो पहला 1881 से 1921 तक है। और कहा गया कि 1881 से 1921 तक का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जन्म दर भी उच्च थी और इस दौरान हमारे यहाँ मृत्यु दर भी उच्च थी। अर्थात कहा गया कि ये जो घटना है ये देश की जनसंख्या वृद्धि की स्थिरता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? स्थिरता को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये दूसरा है, इसी को याद ही रखना है आपको, यही सबसे मेन ही है। और ये पेपर में भी हम लोगों से पूछा गया है। ये कहा गया है 1921 से लेकर 1951 तक। ये कहा जाता है कि 1921 से 1951 का जो ये दशक था, इसी दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। दोस्त ये सीधा विकल्प में लिखा रहता है, ये दशक, इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1911 से 1921 के समय को महान विभाजक वर्ष कहते हैं और 1921 से 1951 के समय को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और हमने आपको जनसंख्या विस्फोट बताया था कि पीछे जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये हो गया कि ये दौर एक ऐसा था हमारे देश में जहाँ पर जन्म दर जो थी वो हमारी क्या थी? उच्च थी। और वहीं पर अगर हम अब मृत्यु दर को देखते हैं तो मृत्यु दर ऐसी स्थिति में क्या थी? कम थी। ये हमारा जनसंख्या, ये 1921, और ये गलत हो गया, 1921 से 1951 का जो ये मामला है, ये इस दौर को ये कहा जाता है कि ये भारत में जनसंख्या वृद्धि का, ये जनसंख्या वृद्धि का
सबसे निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है। ये जो 1921 से 1951 का जो टाइम है, ये हमारे जनसंख्या वृद्धि के सबसे निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि क्या हुई थी, कमी हुई थी। इसीलिए 1921 से 1951 के टाइम को जनसंख्या वृद्धि के नज़रिए से ये कहा जाता है कि ये निम्नतर वृद्धि थी, अब तक में सबसे कम। फिर इसकी तीसरे चरण को बांटा गया, और ये जो तीसरा चरण था हमारा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये है 1951 से लेकर 1981 तक ये दौर। और 1951 से 1981 का जो दशक है, इस दशक को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ये है हमारा जनसंख्या विस्फोट। और पेपर में आता है कि किस दशक को भारत के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, तो 1951 से 1981। क्योंकि फिर 1951 के बाद अगर देखें और अब तक में अगर देखें तो देश में आबादी बढ़ती चली आ रही है, और आज 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121, और ऐसे जो रिपोर्ट जारी की गई है लगभग 140 के आसपास हमारी आबादी हो गई है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये हुआ, ये देश में वो दौर है जब देश में जन्म दर क्या थी, ज़्यादा थी। हमने आपको पीछे बताया था कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जब किसी दशक के दौरान जनसंख्या जन्म दर क्या हो, अधिक हो, बल्कि उस क्षेत्र में जो मृत्यु दर हो वो क्या हो, कम हो, तो इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो ये याद रखना है, गलत मत करना। 1911 से 1921 अगर दशक पूछें कि किस दशक को महान विभाजक वर्ष दशक कहा जाता है, तो 1911 से 1921। अगर आपसे सन पूछें तो केवल 1921। अगर आपसे पूछें कि किस दशक को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, तो 1951 से 1981, और ये चलता है अगला 1981 से अब तक। इसको पढ़ते हैं 1981 से अब तक, और ये कहता है कि देश में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और आगे चलकर जनसंख्या की वृद्धि में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। फिर आगे चलकर ये सरकार ने जैसे अपना टारगेट कर रखा है कि हम 2070 तक इस बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो ये कहा गया कि 1981 से अब तक का प्रावधान ये है कि देश में आबादी बढ़ती चली जा रही है, और आगे चलकर ये बढ़ती हुई आबादी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। कब होगी, ये आने वाला समय तय करेगा। तो जनगणना के साथ जनसंख्या वृद्धि के दशक को 4 भागों में बांटा गया है। कितने चरण, 4। 1881 से 1921 के समय को कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के स्थिरता दर को दर्शाता है। 1921 से 1951 के दशक को कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में ये निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इन चारों में यही तीसरा है कि 1951 से 1981 के दशक को कहते हैं कि ये जनसंख्या विस्फोट था भारत में, क्योंकि इस दौरान देश में आबादी लगातार बढ़ती गई, और इस प्रकार देश में जन्म दर में वृद्धि, और इस दौरान देश में मृत्यु दर में क्या आई, कमी आई। कमी आने की कारण भी है, कारण ये है कि जो बीमारियां हैं समय समय पर, उन बीमारियों की दवाइयां भी विकसित की जाने लगी। आप समझिए कि कभी बीमारियां ऐसी हुआ करती थी कि एक भाई साहब अकबर हुआ करते थे, और अकबर के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी मौत अतिसार के कारण हुई थी, जिसे आप पेचिस कहते हैं। आप सोचो, मुगल सम्राट अकबर की मौत अतिसार के कारण हो गई हो, तो अगर मुगल सम्राट का ये आलम रहा होगा तो जनता जनार्दन तो बहुत परेशान रही होगी, और पता नहीं कितने लोगों की मौतें हो गई होंगी। इसका मतलब ये बीमारी एक महाबीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आज के विज्ञान ने क्या किया, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। अब जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, तो विज्ञान इस लाइन में लगा हुआ है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज ढूंढना है, और इसका इलाज ढूंढ भी लिए हैं वो। अगर शुरुआती दौर में अगर वो चीज़ें जांच में आ जाती हैं तो वो कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें अगर कंट्रोल के बाहर हो गई तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। जिस दिन जितनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज मिलता जाएगा, सीधी सी बात है कि उसका एक बड़ा असर पड़ेगा हमारे यहाँ। तो ये इससे संबंधित, दशक से संबंधित था। ये मामला हो गया फिनिश। ठीक, इसको भी फोटो खींच लीजिए, अभी लिखा सब छपाते हैं, सब छपाएंगे। फोटो खींच लो, खींचो, अभी बताते हैं।
हो गया। चलिए लिखिएगा, अब लिखिएगा जनगणना से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, जनगणना से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, जनगणना से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, प्रमुख शब्दावलियां। नंबर 1 लिखिए जन्म दर। नंबर 1 जन्म दर, जन्म दर। नंबर 1 क्या लिखना है? जन्म दर। लिखिए यह प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। केवल आप इतना याद रखना कि जो जन्म दर होता है उसमें कितना डाटा होता है? 1000। सब में लगभग 1000 है, सिर्फ माता वाला छोड़कर उसमें 1 लाख चलता है। बाकी लगभग लिंगानुपात भी उसमें 1000 चलेगा, शिशु मृत्यु दर भी 1000 चलेगा, ये मृत्यु दर में भी 1000 चलेगा, हर जगह 1000 चलता है। सिर्फ माता वाले में जो डाटा लिया जाता है वो 1 लाख का लेते हैं, बाकी सब में 1000 चलता है। और लिखिएगा मृत्यु दर, मृत्यु दर, मृत्यु दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या, प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या। मातृत्व मृत्यु दर, यही सबसे मेन है, मातृत्व मृत्यु दर। 1 लाख प्रसव देने, 1 लाख प्रसव के दौरान, 1 लाख प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु, बस 1 लाख हाईलाइट कर लो, बस वही सबसे मेन है। कुल प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर प्रति दंपति संतानों की संख्या, कुल प्रजनन दर प्रति दंपत्य संतानों की संख्या। दंपत्ति का मतलब पति पत्नी है ना, दंपत्ति संतानों की संख्या। लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में, प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। लिखिएगा, लिखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद, संवैधानिक स्थिति बोल रहे हैं हम, संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 तथा अनुसूची 7 के अंतर्गत, अनुसूची 7 के अंतर्गत, अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया गया, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है, और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण, जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। इस प्रकार जनगणना का भारतीय संविधान में उल्लेख है, इस प्रकार जनगणना का भारतीय संविधान में उल्लेख है।
भारतीय संविधान में उल्लेख है, भारतीय संविधान में उल्लेख है। लिखिएगा आधुनिक भारत, जनगणना और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में कैसे क्या मामला था इनका, जो पीछे पढ़े थे अभी। लिखिएगा भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम, भारत के अंतर्गत सर्वप्रथम ढाका शहर की जनगणना, सर्वप्रथम ढाका शहर की जनगणना की गई थी। ढाका शहर की जनगणना की गई थी। इस प्रकार ढाका सबसे पहला शहर है। इस प्रकार ढाका सबसे पहला शहर है, सबसे पहला शहर है जिसकी जनगणना की जाती है, जिसकी जनगणना की जाती है। यह जनगणना 1830 में, यह जनगणना 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। यह जनगणना 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है 1872 में, 1872 में पूरे भारत की पहली बार जनगणना की गई थी। 1872 में पूरे भारत की पहली बार जनगणना की गई थी। पूरे भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। यह देश की पहली अनियमित जनगणना थी। यह देश की पहली अनियमित जनगणना थी। यह देश की पहली अनियमित जनगणना थी। अनियमित जनगणना थी। इसी क्रम में 1881 में, इसी क्रम में 1881 में लॉर्ड रिपन, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में देश की पहली दशकीय जनगणना की गई। देश की पहली दशकीय जनगणना की गई। देश की पहली दशकीय जनगणना की गई। दशकीय जनगणना की गई। देश की पहली दशकीय जनगणना की गई। ये हम लोग लिखे कि जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और कब हुई है? 1881 में। इस जनगणना के दौरान भारत की कुल आबादी, इस जनगणना के दौरान भारत की कुल आबादी 18 करोड़ बताई जाती है। 18 करोड़ बताई जाती है। 18 करोड़ बताई जाती है। दूसरी नियमित जनगणना, अब वैसे लिखिएगा दूसरी नियमित 1891, इसमें कितनी थी? लगभग 20 करोड़। लगभग जरूर लिख लीजिएगा, लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़। तीसरी नियमित जनगणना 1901, लगभग 23 करोड़, लगभग 23 करोड़, लगभग 23 करोड़। चौथी नियमित जनगणना 1911, वो कितनी है? चौथी 1925, 1925। तो 1911 बोले ना, किस नंबर की थी? चौथी नंबर की। तो चौथी नंबर में कितने आएगी? 25 करोड़। ठीक। अगला पांचवी, और पांचवी कितनी होगी? 1921, लगभग 24 करोड़, लगभग 24 करोड़,
और नोट डाल के लिखो। इस प्रकार 1921 की जनगणना में 1921 की जनगणना में देश की आबादी में लगभग 1.5 करोड़ की कमी होती है। 1.5 करोड़ की कमी होती है। 1.5 करोड़ की कमी होती है। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। इस समय देश की कुल आबादी 36 करोड़ बताई गई थी। इस समय देश की कुल आबादी 36 करोड़ बताई गई थी। इस समय देश की कुल आबादी 36 करोड़ बताई गई थी। कितने करोड़? 36 करोड़ बताई गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या था? आज़ाद भारत, है ना, लिखिएगा। आज़ाद भारत लिखिए। स्वतंत्रता के पश्चात ही पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्रता के पश्चात ही पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान 1952 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। 1952 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है। नंबर 2, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा देश की पहली जनसंख्या नीति लागू की गई। देश की पहली जनसंख्या नीति लागू की गई। देश की पहली जनसंख्या नीति लागू की गई। जनसंख्या नीति लागू की गई। इसी क्रम में 1980 में इसमें संशोधन किया जाता है। इसी क्रम में 1980 में इसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन किया जाता है। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न थे। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न थे। 1-2 लिख लीजिए बस। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न थे। प्रमुख बिंदु निम्न थे। नंबर एक, बढ़ते हुए जन्मदर में कमी करना। नंबर 2, बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को कम करना। उच्च जन्मदर को कम करना। उच्च जनसंख्या वृद्धि को कम करना और विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना। 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 और भी कुछ अन्य प्रावधान थे, कोई मतलब नहीं है। अगला पढ़ लिखिए। इसी क्रम में एम एस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर
एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर, एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा फरवरी 2000 में, सरकार द्वारा फरवरी 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की जाती है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की जाती है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की जाती है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की जाती है। ठीक है। इसी क्रम में मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया जाता है। इसी क्रम में मई 2008 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, मई 2000 में 8 नहीं है, मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया जाता है। मई 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इसी क्रम में 2003 में, इसी क्रम में 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, इसी क्रम में 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया, और प्रधानमंत्री को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया, प्रधानमंत्री को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया, प्रधानमंत्री को इसका पदेन अध्यक्ष बनाया गया। नोट डाल के लिखिएगा, देश में काहिरा मॉडल, देश में काहिरा मॉडल 1996 में अपनाया गया, देश में काहिरा मॉडल 1996 में अपनाया गया, देश में काहिरा मॉडल 1996 में अपनाया गया। इसके अंतर्गत सरकार जनता पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सरकार जनता पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दबाव ना बनाकर बल्कि उन्हें शिक्षित कर, दबाव ना बनाकर बल्कि उन्हें शिक्षित कर जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करें, बल्कि उन्हें शिक्षित कर जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करें, जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करें। विश्व में लगभग ये काहिरा मॉडल ही लागू है, और कुछ एक पॉइंट और था कहीं पर, हाँ, ये जनगणना एवं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित दशक, जनगणना एवं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित दशक, जनगणना एवं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित दशक, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित दशक। देखो, इसे 4 चरणों में बांटा गया, इसे 4 चरणों में बांटा गया, इसे 4 चरणों में बांटा गया। नंबर 1 1881 से 1921, 1881 से 1921, 1881 से 1921 यह जनसंख्या स्थिरता को दर्शाता है, यह जनसंख्या स्थिरता को दर्शाता है, जनसंख्या स्थिरता को दर्शाता है। और नंबर 2 1921 से 1951, 1921 से 1951 यह जनसंख्या वृद्धि में निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है, यह जनसंख्या वृद्धि में निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है, जनसंख्या वृद्धि में निम्नतर वृद्धि को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये 1951 से 1981, ये सबसे महत्वपूर्ण है 1951 से 1981।
इसी दशक को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1951 से 1981 इसी दशक को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर 1981 से अब तक, 1981 से अब तक, और 1981 से अब तक में ये देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इस पे एक प्रश्न देखते हैं था कि नहीं था। लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिए कथन और कारण का। कथन और कारण का एक प्रश्न है, लिखिएगा। लिखिए कथन ए। कथन ए, भारत की जनगणना। कथन ए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। हर 10 वर्ष पर की जाती है। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। ये कारण है, ठीक है। और ये कथन था, कारण में लिखना ये कथन था, और कारण में लिखना है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान, कारण में लिखिए 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित रही है। ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है, और डी ऑप्शन है ए सही किंतु आर गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर कितने लोगों का है कि ये पहला आएगा कि दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करता है। किसी का पहला है, दूसरा किसी का, तीसरा। तो इसमें कौन सा सही होगा? चौथा। देखो लिखा है अधिकांशतः अपरिवर्तित रही, लिखा है ना, तो समझिएगा ये अपरिवर्तित रही होने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि बराबर क्या है? होती रही है ना। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, ये एक ही साल में दोनों प्रश्न पूछे गए। भारत में जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ए ऑप्शन लगभग स्थिर रहा है, लगभग स्थिर रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है निरंतर बढ़ा है, निरंतर बढ़ा है। सी ऑप्शन है कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है। और डी ऑप्शन है पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है। पहले बढ़ा है फिर 1991 के पश्चात घटा है, फिर 1991 के पश्चात घटा है। इसका आंसर क्या होगा? बी। जनसंख्या घनत्व हमारा हमेशा क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे करके ही आपको प्रश्न मिलेंगे लगभग लगभग हर साल। 2016 में तो 11 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना से, सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे गए। और आरओ में अगर आप देखें तो समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन यहाँ से 3, 4, 5 आने की उम्मीद रहती है, ना आए अलग की बात। अभी अब आपके बचे हुए 2011 की जो जनगणना हुई है, इसके क्या बचे हुए हैं? आंकड़े, कि किसमें क्या कम है, किसमें क्या ज़्यादा। और आंकड़ों से संबंधित अगर आप पेपर सेट देखेंगे, हल किए होंगे, तो बहुत ही खतरनाक आंकड़े दिए गए हैं। तो उनको पढ़ना और याद करना दोनों ज़रूरी है। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। 1987 से विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो याद रखो 11 जुलाई को जो हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं,
इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1987 में। कब से हुई है? 1987 से हुई है। तो ये आज की क्लास हुई, ठीक है। कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2011 के आंकड़ों के साथ। तो कल भारत के आंकड़े पढ़ेंगे, फिर उसके दिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े पढ़ेंगे।